हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे, हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक तो बातें कर ली थी कि अगर दो रेखाएं दी हुई हैं हमारे किसी समतल में तो ये तीनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो विलोम होता है वो भी किसी रेखा युग्म के लिए सत्य है। ठीक है, आइए आपके पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह रहा है अगर कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म जो दे रखा है हमारा वो संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। इसी बात को हमारा ऊपर बोला गया है कि इसका विलोम भी रेखा युग्म के लिए सत्य है। इसका ये मतलब है कि अगर हमें इक्वेशन दिया है, ठीक है, उससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पता मिलेगा हमें कि वो रेखा समांतर है कि समपाती है कि वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। ठीक है, और क्या होता है कि इक्वेशन दिया है, हम ग्राफ द्वारा भी चेक करके उसे प्रूफ करके देख सकते हैं कि वो जो दिया हुआ है वो है कि नहीं। अब जैसे हमें इसमें चेक करना है कि ये दिया हुआ जो समीकरण युग्म है वो संगत है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव x + 3y = 6 इक्वेशन फर्स्ट एंड देन 2x - 3y = 12 इक्वेशन सेकेंड। मैंने आपको बता रखा था कि इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू y के टर्म में, y की वैल्यू x के टर्म में लिख करके उसके बाद से x और y की 1 बाई 1 हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने वही किया है। तो आप यहाँ से x = 6 - 3y लेंगे, ठीक है, और y = 6 - x / 3। जैसे आप इस इक्वेशन से क्या लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू लेंगे 6 - 3y एंड y की वैल्यू लेंगे 6 - x / 3। ये है y की वैल्यू और ये है x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू आप 0 डालिए, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ये इधर आएगा +3y होगा = 6, तो यहाँ आपको y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 6 मिलेगी, ये देखिए। ठीक, तो ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए था और ये सारी आपकी इक्वेशन सेकंड के लिए है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू, और x की वैल्यू 0 डालेंगे तो -4 मिलेगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं x और y की, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप अपोजिट ही करके लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे x की वैल्यू 3 डालेंगे, देखिए 3 दूनी 6 और ये 6 क्या हो जाएगा, 12 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12 हो गया। और यहाँ से जैसे आप देखिए y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 12 - 2x / -3 दे रखा है y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से। और यहाँ पर जब आप x की वैल्यू 3 डालेंगे तो 2 × 3 हुआ डिवाइडेड बाई -3 है, 2 × 3 = 6, 12 में से 6 गया 6, लेकिन ये हो जाएगा -2। वही है कि आप कोई भी वैल्यू लेके पुट कर सकते हैं। तो देखिए जब y की वैल्यू x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 मिल गई। इसी तरीके से आप कोई भी रैंडमली पॉइंट लेके, बस हमें क्या करना है कि 2 पॉइंट चाहिए हमें स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, सो हियर वी गेट 4 पॉइंट 0, 2, 6, 0, 0, -4 एंड 3, -2 विच इज़ पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D। ओके, तो A और B 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा होती है ना। यहाँ पर आपको कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहाँ कोई कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही तो मिलेगी, तो इसीलिए हमने रेखा AB रख दिया है। ये एक इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट, इसका मतलब रेखा AB, और ये एक इक्वेशन के लिए इसका मतलब रेखा CD। इसको हम अब ग्राफ पर निरूपित करेंगे। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर ग्राफ ले रखा है +x -y +y एंड -y। हमें पॉइंट क्या मिला था, पॉइंट A मिला था 0, 2, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, और B मिला था 6, 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। C मिला था हमें 0, -4, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, एंड फोर्थ पॉइंट मिला था हमें 3, -2, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। तो ये पॉइंट हमें इस क्वाड्रेंट में मिला, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये वाला y एक्सिस पे, ये वाला x एक्सिस +x एक्सिस, ये वाला -y एक्सिस, एंड दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, आइए अब हम आपको स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं कैसे मिलेगी। ये आप स्केल का यूज़ करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में नहीं किया था तो मेरी लाइन टेढ़ी हो गई थी,
सो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप जब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाइए, ये देखिए, तो आपको एक रेखा ये मिलेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी रेखा है 0,4 एंड 3,-2, ओके। अब आप इसको मिलाइए यहाँ से, ठीक है। तो आप देखेंगे हम कि ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। मेरा ये डिस्टेंस सही नहीं है, आप फिर भी स्केल से करिएगा तो आप देखेंगे कि ये वाला पॉइंट जो है वो कॉमन आएगा आपका, क्योंकि ये जो इंटरसेक्ट कर रही है वो ये पॉइंट 6,0 यहीं है, ठीक है। तो देखिए, एक रेखा ये है, एक रेखा ये आपकी मिल गई। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये रेखा है और एक ये रेखा है। पॉइंट तो इसका ये था और इसका ये था, लेकिन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो क्या बोला उसने, अब चूंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब इसका ओनली वन सॉल्यूशन वी हैव, ओके। इंटरसेक्ट करिए तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होगा ना, जो कि ये है हमारा 6,0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, क्या ग्राफ द्वारा हमने रेखा से बनाया। अगर एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, लिखा है कि ग्राफ द्वारा जांच करें कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, यानी इसका हल नहीं है, मतलब अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस क्वेश्चन का ऐसे पूछ सकता है कि अब देखिए, युग्म का हल नहीं है, इसका मतलब कि वो पैरेलल है। अद्वितीय हल है, दैट मीन्स कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। और अपरिमित रूप से अनेक हल है, दैट मीन्स कि वह समपाती हैं। तो हमें चेक करना है इन तीनों में से कौन सी कंडीशन लगेगी, ठीक है। उसके लिए आप देखिए, 5x - 8y + 1 = 0 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड देन हियर इज 3x - 24y / 5y + 3/5 = 0, ये इक्वेशन सेकंड आपका आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो इक्वेशन आ गए ना। चलिए सॉल्यूशन की बात करें तो आप एक चीज़ अगर ध्यान दीजिए, आपके पास ये जो इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, इसमें आप 5/3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 और 5/3 से मल्टीप्लाई किया, x - 24/5 × 5/3 × y किया। देखिए, ये 3/5 से 5/3 में गुणा किया तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ से 5 कैंसिल हुआ, 3 × 8 = 24 हो गया। तो 5x - 8y + 1 = 0, विच इज सेम एज इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब है कि जब हम इक्वेशन सेकंड में कुछ चेंज कर रहे हैं, जिसके चेंजिंग से हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल जा रहा है, सो हियर वी कैन से दैट देयर आर मेनी सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। दैट मीन्स हमने आपको एक एग्जांपल बताया रखा था पहले की वीडियो में कि हमें दो इक्वेशन था, हम जब सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे थे तो हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल रहा था, और जब हमने उस इक्वेशन को सॉल्व किया था, ग्राफ बनाया था, तो हमें अपरिमित रूप से उसके अनेक हल मिले थे। तो आप एक बार चेक करिएगा खुद से, इसका जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि उसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। दैट मीन्स कि वो आपका ड्रॉ करने पर समपाती आएगा, ठीक है। तो आप ड्रॉ करके एक बार चेक करिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। अब तक हमने क्या देखा कि अब तक हमने रैखिक समीकरण युग्म की बात की, उसके बारे में जाना, उसके बाद उसके हल की विधि के बारे में जाना। तो रैखिक समीकरण के जो युग्म के हल की विधि थी, अब तक हमने कौन कौन सी पढ़ी। पहली तो बीजगणितीय और दूसरी ग्राफीय, यानी एक ही क्वेश्चन में उसको हमने बीजगणितीय में कन्वर्ट किया, इसी के सहारे हमने ग्राफीय विधि भी सॉल्व की। और कभी कभी क्या है कि ग्राफ विधि से हम इसको चेक करते हैं कि वो रैखिक समीकरण युग्म किस तरीके का है, मतलब पैरेलल है कि इंटरसेक्ट करती है कि समपाती है, ये चेक किया। अच्छा, अगर हम बात करें ग्राफीय विधि की तो ये केवल पूर्णांक निर्देशांकों के लिए है। आप देखेंगे कि आपके पास अभी तक निर्देशांक कैसे मिलते थे, मान लें 3,2 है, 0,4 है, -5, -6 है, तो ये सब क्या है, ये आपके पूर्णांक हैं। अभी आपको दे दे √2, √3, आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा पूर्णांक नहीं है, तो इसे हम ग्राफ में तो जल्दी दिखा नहीं पाएंगे अपने x एक्सिस और y एक्सिस पे।
नहीं शो कर पाएंगे ना। तो इसका मतलब कि ग्राफीय विधि जो ज्यामितीय विधि है वो केवल पूर्णांक निर्देशांकों के लिए है, और जो बीजगणितीय विधि होती है वो सभी निर्देशांकों के लिए है। कि हम आपको इसकी विधि के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि बीजगणितीय विधि क्या है। यहाँ पर हमने ग्राफीय का तो हो गया, ग्राफ से बीज, बीज से ग्राफ, ठीक, ये हो गया। अब हम बीजगणितीय विधि में बात करते हैं। बीजगणितीय विधि 3 तरीके की होती है, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी होती है विलोपन विधि, और तीसरी होती है वज्रगुणन विधि। तो हम आपको 1 बाय 1 बताएंगे। आज कोशिश करेंगे कि आपकी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि कवर हो जाए इस वीडियो में, नहीं तो मुझे लगता है एक और वीडियो मुझे बनानी ही पड़ेगी। चलिए ठीक है, आते हैं प्रतिस्थापन विधि पे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि इसमें 3 चरण होते हैं, ठीक है। पहला ये कि किसी एक चर को दूसरे पद में हम कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा ये कि फिर उस चर का मान हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें रखते हैं, और फिर उस चर का मान जो है पहले चरण में रखते हैं। मतलब इस चर से जो x की वैल्यू आई थी उसमें हम वैल्यू पुट करके हम अपने चर की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताते हैं, तब विलोपन पे आते हैं, नहीं तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। यस, ये रहा हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। चरण तो मैंने आपको बता दिए कि क्वेश्चन देगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। इक्वेशन क्या है? 7x - 15y = 2 विच इज़ इक्वेशन फर्स्ट, x + 2y = 3 विच इज़ इक्वेशन सेकेंड। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x + 2y = 3 हियर वी गेट x = 3 - 2y। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था कि एक चर को दूसरे चर के रूप में हमें लिखना है, तो यहाँ इक्वेशन सेकंड का यूज़ करके x की वैल्यू y के फॉर्म में ले आई। स्टेप सेकंड की बात करते हैं। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था? 7x - 15y = 2। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 7x के जगह हमने जो वैल्यू निकाली थी 3 - 2y - 15y = 2। आफ्टर सॉल्व वी गेट द वैल्यू ऑफ y विच इज़ y = 19/29। ठीक है, ये वैल्यू मिली आपको y की। अब हम स्टेप थर्ड पे आते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। मैंने आपसे क्या कहा था कि स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी वैल्यू आई, तो y की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन थर्ड रखेंगे विच इज़ x = 3 - 2y, जिसे हमने लेट किया था दूसरे फॉर्म में। वहाँ पे आप जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी आफ्टर सॉल्व विच इज़ x = 49/29। ठीक है। अगर सत्यापन की हम बात करें तो इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन, हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दिया हुआ था, अगर उसमें x और y की जो वैल्यू हमने निकाली है वो रखें तो क्या होगा कि हमें उस इक्वेशन का RHS मिलेगा। यहाँ क्या लिखा है कि इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन देन वी गेट द RHS ऑफ बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हमारी x और y की जो वैल्यू आई है वो सही आई है। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया? पहले x को y के फॉर्म में प्रतिस्थापित किया, इसीलिए इसका क्या नाम है? प्रतिस्थापन विधि। x को y के फॉर्म में किया, फिर उसको हमने एलिमिनेट किया x को पूरे इक्वेशन से, क्योंकि x की वैल्यू y के फॉर्म में तो पूरी इक्वेशन y में हो गई। फिर यहाँ से y की वैल्यू निकाला, y की वैल्यू निकाल के फिर जिसको लेट किया था उसमें रखा, तो हमारी x y की वैल्यू आ गई। तो यही विधि क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ठीक है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्या था? विलोपन विधि। बीजगणितीय में ही है ये तीनों, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। ठीक है। तो प्रतिस्थापन आपका डन। अब आते हैं विलोपन पर। विलोपन विधि में क्या है कि इसमें भी 3 चरण होते हैं। पहले चरण में क्या करेंगे कि किसी भी एक चर का गुणांक, चाहे वो x हो चाहे y हो, उसके गुणांकों को हम बराबर करेंगे। ठीक है। चाहे उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना हो चाहे डिवाइड करना हो, हमें क्या करना है? गुणांक को बराबर करना है, किसी भी एक चर, चाहे x चाहे y। ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि उसके बाद जोड़ें या घटाएं, मतलब हमारा इक्वेशन में जब आप गुणांक बराबर करने के लिए डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे चर में भी तो इफेक्ट पड़ेगा और प्लस c में भी पड़ेगा। इसीलिए
उस इक्वेशन को करने के बाद हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, उससे क्या होगा कि एक चर में हल पाएंगे हम। मतलब जिस गुणांक को बराबर किए रहेंगे या तो x का या तो y का, वो कैंसिल आउट हो जाएगा जोड़ने या घटाने पे, तो हमें क्या मिलेगा, एक चर में हल मिलेगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि उस चर का मान दिए हुए समीकरण में रखेंगे और दूसरे चर का मान प्राप्त करेंगे। आइए आपको इसको क्वेश्चन किस तरीके से बताते हैं। ये देखिए आपका ये रहा विलोपन विधि, नाम में ही दिख रहा है विलोपन, विलोप करना है, इसका मतलब गायब करना है, ठीक है। तो गुणांक बराबर करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो खुद ब खुद गायब हो जाएगा, ठीक। उसी की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। दो व्यक्ति हैं, यानी पहले का इतना, दूसरे का इतना, ठीक। ऐसे खर्च भी कर रहे हैं वो अपना। अब कह रहा है यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है। देखिए पैसे बचाना सीखिए आप लोग भी, ज़्यादा खर्च नहीं करने चाहिए। पापा के पैसे को तो बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए फालतू में। तो पढ़ लीजिए, पैसा लग रहा है आपका, ठीक है। चलिए, महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। आइए हम मासिक आय कैसे निकालते हैं देखते हैं। हमने आपको बताया था हम किसी चीज़ का जब नहीं पता होता उसे लेट करके यक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वैसे भी 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो चलिए, माना मासिक आय अनुपात दे रखा है। जब हमें कोई चीज़ रेशियो में दे रखी होती है और जब हम उसको डेफिनेट वैल्यू में लेते हैं तो हमें उसके साथ कोई एक वेरिएबल लेना होता है। तो हम यहाँ पर 9x और 7x मानेंगे उनके आय को। अनुपात दे रखा है लेकिन हम यहाँ वेरिएबल मान रहे हैं कि 9x माना पहले व्यक्ति की आय और 7x जो है दूसरे व्यक्ति की आय हो गई, ठीक है। उनके खर्चे की बात करते हैं। 4y एंड 3y उनका खर्चा है, ठीक। देखिए हम जानते हैं कि आय जितना है उसमें से अगर हम खर्च को निकाल लें तो जो बचता है वो बचत कहलाता है। आपको 100 रुपये डेली मिलते हैं, आप उसमें से डेली 90 रुपये खर्च कर देते हैं, आप तो 10 ही रुपये बचाए। तो वो 10 रुपये आए कैसे, आपने 100 में से -90 किया, दैट्स वाई आपने 10 निकाला। वो क्या है, आपका सेविंग है, ठीक है, बचत हो गया। यही फॉर्मूला हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x, पहले व्यक्ति का खर्च 4y, तो 9x - 4y बराबर बचत 2,000 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। 2,000 आपका बचत आ गया। दूसरे व्यक्ति का 7x - 3y = 200। तो ये देखिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। क्वेश्चन देख के तो नहीं लग रहा था कि ये इस टाइप का इक्वेशन है इस क्वेश्चन में, लेकिन हमें इससे लीनियर में कन्वर्ट करना था, तो हमने इस तरीके से इसे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए पहले चरण की बात करते हैं। देखिए मैंने कहा था ना गुणांक बराबर करने होंगे, तो हम देखिए y का गुणांक बराबर करते हैं क्योंकि ये छोटी संख्या है, ठीक है। 4 × 3 3 × 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि 3 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन पूरे फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 27x - 12y = 6,000 एंड 28x - 12y = 8,000। देखिए इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 मिला हमें, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। देखिए विलुप्त करना है, विलोपन विधि। मैंने क्या कहा था, गायब कर देना, उसको निकालो यहाँ से, उसका कोई काम नहीं है। y को उड़ा दो, खलास कर दो एकदम। सॉरी, ऐसे वर्ड नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, चलिए गंदी बात। चलिए ठीक है, y को विलुप्त करने के लिए समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाएंगे। ये देखिए माइनस माइनस है, तो अब हमें माइनस माइनस तो या तो हम घटाएंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो हमारा निगेटिव वाला पॉजिटिव में चला जाएगा। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। इसे हम विलोपन विधि कहते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन मिला, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन थर्ड, क्योंकि हम 4 में से 3 को घटा रहे हैं। अब देखिए माइनस माइनस था, और जब घटाते हैं तो क्या होता है, ये जो ऊपर चिन्ह रहता है उसके जस्ट नीचे वाले को हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ ये पॉजिटिव में है तो इसके नीचे निगेटिव लगेगा, ये निगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में लगेगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव लगेगा। और हम ऊपर वाले को और नीचे वाले को लेकर सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए इसका प्लस था, हमने जो नीचे ऐड किया वो माइनस था। 28 में से 27 गया 1, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, ये प्लस और नीचे माइनस, 8 में से 6 गया 2, तो यक्स की वैल्यू कितने आ गई 2000। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो वहाँ से हमें मिल जाएगा y = 4000।
देखिए एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि मासिक आय हमने कितना मान रखा था, मासिक आय हमने माना था 9x पहले व्यक्ति की, और दूसरे व्यक्ति की कितनी मानी थी 7x। तो 9 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 18,000 आ जाएगा, 7 में 2 से करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। तो मासिक आय का क्रमशः इतने इतने रुपए आ गए, 18,000 और 14,000। खर्च की बात करते हैं। खर्च हमने कितना माना था 4y एंड 3y, और y की वैल्यू कितनी आई 4,000। चलिए 4 से अगर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16,000 रुपये उसका पहले व्यक्ति का खर्च, और दूसरे का 4 तिये 12,000 दूसरे व्यक्ति का खर्च आ गया। अब हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो में देखिए 18,000 इसका आया था, 14,000 इसका आया था। आफ्टर सॉल्व हमें 9:7 मिल जाएगा, जो कि पहले और दूसरे व्यक्ति के आय में अनुपात है। इसी तरीके से उसके मासिक खर्च 16,000 12,000, रेशियो निकालेंगे 4:3 जो कि खर्च का था। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि विलुप्त कर रहे थे, विलोपन हो रहा है इसका, इसीलिए इसका नाम है विलोपन विधि। और हम पहली विधि जो सॉल्व कर रहे थे हमारा क्या था वो प्रतिस्थापन विधि, यानी इसमें हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं x को y के टर्म में। तो आपको दोनों का डिफरेंस तो समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो अभी के लिए इतना बहुत है, पढ़ते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड बी सेफ, स्टे होम, गुड लक।